क्या बात है संजय, बड़े गुमसुम से बैठे हो। इस सफाई अभियान में हाथ बटाने का मन नहीं है क्या? चलो 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 उठो। नहीं भाई, बात ये नहीं है कि काम नहीं करना है, लेकिन बात ये है क्या यह स्वच्छता की सारी जवाबदेही हमारी ही है? देख भाई संजय, यह गांव में रहकर तुम्हें कैसे पता चलेगा यह स्वच्छता का कितना बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है। देखो संजय, देश का भविष्य युवाओं के भविष्य पर निर्भर करता है। इसलिए एक नागरिक, एक छात्र और एक युवा के रूप में देश के विकास के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसलिए इसकी शुरुआत देश की स्वच्छता से ही शुरू की जा सकती है। लो, आ गई आपकी चिंतामणि चाय। अब देखते हैं क्या क्या गलतियां निकलती हैं। चलो उनसे मिलते हैं। चाची जी नमस्कार। खूब आनंद रहो, खूब प्रसन्न रहो। क्या बात है चाची जी, आज सुबह सुबह इधर और वो भी नहा धोकर तैयार होकर? हाँ, पता चला कि आज सुबह सफाई अभियान का उद्घाटन होने वाला है, तो सोचा मैं भी देख आती हूँ। तो चाची जी कैसी है अपनी तैयारी? सारा इंतजाम वगैरह कैसे लग रहा है? काफी अच्छा है। इतनी सुबह इतनी तैयारी, बहुत अच्छा है। तो चाची, क्या सचमुच में सब कुछ ठीक है या फिर? अरे तुम लोगों का काम भला कब ठीक हो सकता है? हाँ हाँ चाची बोलो ना। ये ठीक है कि तुम लोग जमीन की सफाई के लिए इतना जोर लगा रहे हो, लेकिन क्या? अरे तुम लोग जमीन की सफाई के लिए इतना जोर लगा रहे हो, लेकिन इस वायु में फैले गंदगी का क्या मतलब? निकल निकल धुएं, ये बढ़ते ओजोन स्तर, निकल निकल धुएं, ये बिखरे रात, ये गिरते एसिड रेन, ये बढ़ता ओजोन स्तर, जब से लगा है प्यार, हुआ है जीना यही तो मैं बोल रही हूँ। बताओ, उसकी तरफ किसी का ध्यान है क्या? हाँ हाँ चाची, तुम ठीक बोल रही हो। मनोज, तुम तो विज्ञान के सीनियर टीचर हो, अब बोलो ना, तुम्हारे विज्ञान में इसके पास कोई हल है? विज्ञान के पास इसका हल पहले से ही मौजूद है और अपने देश के साथ साथ संसार के कई हिस्सों में इस हल का उपयोग भी हो रहा है। लेकिन वह हल है क्या? अरे हाँ, बताता हूँ। पहले मैं अपने प्रिय और परम ज्ञानी मित्र से तो बुला लूं। अब इस मित्र की क्या आवश्यकता यहाँ? देखो, पहली बात, आप लोगों का मूड देखकर लग रहा है कि अभी प्रश्नों की बौछार होने वाली है, और फिर आप तो दो लोग और मुझे अपनी सहायता के लिए किसी न किसी को तो बुलाना ही होगा, क्यों? अब ये मित्र है कौन और कब आएगा? मेरा प्रिय और परम ज्ञानी मित्र तुरंत हाजिर हो जाएगा। बस उसके नाम लेने की आवश्यकता है, और उस मित्र का नाम है जादू। जादू तू याद कर या आवाज दे, याद कर या आवाज दे, आजा मेरे करीब, आजा। सैंडी नहीं लग रहा भाई। आओ आओ जादू आओ। जादू? अरे भाई साहब, लेकिन ये है कौन? ऋतिक रोशन वाले कोई मिल गया का जादू यहाँ कैसे आया? बताता हूँ। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा, तो जानकारी देने की शुरुआत तुम करो और मैं तो विशेष जानकारी दूंगा, और साथ ही जहाँ आवश्यकता हुई गीत गाकर समझाऊंगा। हाँ, तो ऐसा ही करते हैं। हाँ टीचर जी,
आप कुछ बताएंगे भी या फिर मैं चलूं? अरे रुको चाची जी, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए इस जादू को बुलाया है। चाची, हमारी सबसे पहली समस्या का हल है नाभिकीय या न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि थोड़े यूरेनियम से बने बिजली जो अपार हर किसी के घर से दूर करे जो अंधकार, रखे दे स्वच्छ साफ रहे सारा संसार, रिएक्टर इसी का नाम है। हाँ, वो तो मैंने भी सुना है, लेकिन उससे एक अलग और एक नए तरह का प्रदूषण होगा। मेरा मतलब है कि जब रिएक्टर चलेगा तो रेडिएशन या विकिरण भी निकलेगा। और हाँ हाँ हाँ, मैं जानता था कि आप रेडिएशन की बात जरूर उठाओगे। लेकिन बात तो सही है ना? बात सत्य नहीं, बिल्कुल अर्ध सत्य है। क्या मतलब? यह बात सही है कि जब रिएक्टर चलेगा तो रेडिएशन भी निकलेगा, लेकिन उस रेडिएशन से खतरा तब होगा जब वह हमारे तक पहुंचेगा। क्यों? ऊंची शिल्डिंग लगाकर रेडिएशन को बाहर आने से रोक दिया जाता है। तब तो ऐसे रिएक्टर से कोई खतरा ही नहीं रहेगा। चलो, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ। फिर विश्व में कई जगह इसका विरोध क्यों? मैं जानता था कि आप ये विरोध वाली बात जरूर उठाओगे। लेकिन बात तो है ना? एक अत्यधिक तेज जहर का नाम बताइए। पोटेशियम साइनाइड। बिल्कुल ठीक कहा। अब यह बताओ कि तुम्हारे शहर या राज्य में पोटेशियम साइनाइड से कितने लोग प्रतिवर्ष मरते हैं? अच्छा, छोड़ो ये बात। ये बताओ कि प्रदूषित धुओं से होने वाली बीमारी से कितने लोग मरते हैं? या फिर अत्यधिक नमक खाने से होने वाले ब्लड प्रेशर या फिर अत्यधिक चीनी खाने से होने वाले डायबिटीज से कितने लोग मरते हैं? नहीं पता। प्रदूषण, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज से मरने वाले लोगों की संख्या काफी होगी और यह संख्या आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। लेकिन पोटेशियम साइनाइड से मरने वाले लोगों की संख्या अगर होगी तो भी एक आधी होगी। कभी सोचा है इसका कारण? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं इसका कारण। इसका कारण है पोटेशियम साइनाइड को सुरक्षित रखा जाता है, लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता है। इसी प्रकार विकिरण छोड़ने वाले पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता है। और पता है, जब पेट का सीटी स्कैन कराते हैं तो उससे मिलने वाला विकिरण डोज रिएक्टर से मिलने वाले विकिरण डोज से 4 गुना अधिक होता है। और ये मेरा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्था IAEA का कहना है। सच में? यह बात अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ कि पिघल के न्यूट्रॉन जो हो अधिकार का, कंट्रोलर है नियंत्रण प्रसार का, लगा के शील्डिंग जीवन से बचाएंगे, अपना के डिफेंस इंडेक्स से सुरक्षित बनाएंगे, कहेगा न्यूट्रॉन हर अणु से बार बार, सिर्फ रिएक्टर इसी का नाम है। अब ये डिफेंस इन डेप्थ क्या है? डिफेंस इन डेप्थ का मतलब है बहुस्तरीय या गहन सुरक्षा। यानी यदि किसी एक स्तर पर सुरक्षा तंत्र फेल होता है तो सुरक्षा का अगला स्तर सामने आ जाता है और रिएक्टर में ऐसे सुरक्षा के 6 स्तर होते हैं। मैं समझाता। देखो, लोग अपने सोने के आभूषण कहाँ रखते हैं? डब्बे में बंद कर तिजोरी में रखते हैं। बिल्कुल सही। और तिजोरी अलमीरे में रखते हैं और अलमीरा भंडार घर में। यदि किसी को आभूषण चुराना हुआ तो पहले घर के ताले, फिर भंडार के, फिर अलमीरा, तिजोरी और अंत में बक्से के ताले को तोड़ना होगा। करेक्ट। यानी इतने स्तर की सुरक्षा को तोड़ने के बाद ही आभूषण मिल जाएगा। इसी प्रकार सुरक्षा में सुरक्षा के अनेक स्तर रखकर इसे अति सुरक्षित बनाया जाता है।
इसीलिए तो कहता हूँ कि अपना के गहन संरक्षा सारा बना संरक्षित रेक्टर संसार, अपना के गहन संरक्षा सारा। ओ लोग पूछे क्या गहन सुरक्षा भला, हम कहे स्तरीय सुरक्षा डाला। कितनी मिली हमें प्रदूषण बिना, एक सुरक्षित विद्युत संसार मिला। आइसोटोप मिला, न्यूट्रॉन मिला, किरणन का सामान मिला, मिला अनुसंधान का सहारा। अपना के गहन संरक्षा सारा बना संरक्षित रेक्टर संसार, अपना के गहन संरक्षा सारा। माना कि रेडिएशन कम निकले, हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब बिना रेडिएशन के काम चल रहा है तो फिर बिना रेडिएशन के? तुम्हारा मतलब है यदि रिएक्टर नहीं तो रेडिएशन नहीं। जादू, अब तुम ही समझाओ इनको। बिना रेडिएशन वाली बात ही गलत है। हमें लगातार रेडिएशन मिल रहा है और पता है हमें मिलने वाले कुल रेडिएशन का 88% प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। सच में? और लोग सही जानकारी के अभाव में रिएक्टर का विरोध करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि भारत में यूरेनियम काफी कम मात्रा में उपलब्ध है, फिर रिएक्टर चलाने के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ेगा। और कभी लेकिन अपने देश में थोरियम का भी तो बड़ा भंडार है। थोरियम से भी रिएक्टर चल सकता है? हाँ बिल्कुल। वो कैसे? देखो, एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह उदाहरण पूरी तरह अनुकूल नहीं है, फिर भी सरल भाषा में समझने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है। हाँ हाँ बताओ ना। तुम्हें तो मालूम है कि चूल्हे को जलने के लिए सूखी लकड़ी की आवश्यकता होती है। हाँ और यदि लकड़ी गीली हो तो पहले उसे सुखाते हैं और उस सूखी लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। हाँ वो तो है। अब मान लो थोरियम गीली लकड़ी और यूरेनियम सूखी लकड़ी है, और हमें रिएक्टर में प्रयोग यूरेनियम चाहिए, तो थोरियम से यूरेनियम बनाना होगा। बिल्कुल सही। और हम थोरियम से यूरेनियम बनाने की तकनीक का विकास कर रहे हैं। सच में? तब तो यूरेनियम की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इसीलिए तो कहता हूँ कि मान हम यूरेनियम के फकीर हैं, फिर भी यार थोरियम के अमीर हैं। करे विकास नए तकनीक से बने जो बिजली, प्रदूषण दिन फैलाए बने जो बिजली। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, रिएक्टर इसी का नाम है। और एक खास बात बताऊं कि 1 किलो यूरेनियम से 27 लाख किलो कोयले के बराबर ऊष्मा प्राप्त होती है। ये बात तो मुझे किसी ने बताई ही नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन गुरुजी तुमने तो बताया ही नहीं कि रिएक्टर से आखिर बिजली बनती कैसे है। अरे हाँ, यह मुख्य बात तो रह गई। हाँ, ये तो जो तुम्हारे गुरुजी हैं ना, हमेशा आधा अधूरा काम करते हैं। जैसे कि बिजली उत्पादन के लिए मूल आवश्यकता होती है कि जनरेटर के रोटर को घुमाना। हाँ, थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर के रोटर को जोड़कर घुमाते हैं, जिससे बिजली बनती है। हाँ बिल्कुल सही। और कोयला जलाकर प्राप्त ऊष्मा से बने स्टीम का उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए होता है। उसी प्रकार रिएक्टर में यूरेनियम के फिशन प्रतिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा से स्टीम बनता है, जिसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए होता है। लेकिन यह होता कैसे है? मैं बताता हूँ। करे जब न्यूट्रॉन यूरेनियम पर प्रहार, वो शुरू विखंडन क्रिया लगातार
मिले सुरक्षित स्वच्छ ऊष्मा अपार, पावर रिएक्टर इसी का नाम है। इसका मतलब रिएक्टर का उपयोग बिजली बनाने के लिए होता है। हाँ, अपने देश में अभी कुल 22 पावर रिएक्टर्स चल रहे हैं तथा जिनकी कुल क्षमता लगभग 6780 मेगावाट है, जबकि विश्व में अभी कुल 450 पावर रिएक्टर्स चल रहे हैं तथा जिनकी कुल क्षमता लगभग 391 गीगावाट है। सुना है कि थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली बिजली के उत्पादन क्रम में दुर्घटनावश कई लोगों का नुकसान हो जाता है और रिएक्टर से बनने वाली बिजली के उत्पादन क्रम में तो और ज्यादा लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि यहाँ रेडिएशन भी है। चाची जी, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तविकता तुम्हारे अनुमान के बिल्कुल उल्टी है। क्या मतलब? जहाँ कोयले से बनने वाले 1 लाख करोड़ यूनिट बिजली में 1 लाख लोगों का नुकसान होता है, वही रिएक्टर से बनने वाली इतनी ही बिजली में यह संख्या सिर्फ 100 से भी कम है। इतना ही रिएक्टर का वेस्ट भी काफी कम होता है। एक गणना के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा पूरे जीवन काल में प्रयोग किए गए बिजली के उत्पादन से उतना ही कचरा निकलेगा जिसे एक मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है। हाँ रे, बड़ा अद्भुत है ये रिएक्टर। नमस्कार प्रोफेसर ज्ञानचंद, आइए सर। नमस्कार नमस्कार। किस बात पर चर्चा हो रही है दोस्तों? गुरुजी बता रहे थे कि रिएक्टर का उपयोग बिजली बनाने में होता है और वो भी बिना प्रदूषण के। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह तो रिएक्टर का सिर्फ एक ही उपयोग है। तो रिएक्टर के कोई और भी उपयोग है? हाँ है ना, आपके गुरुजी ने अभी तक इसका एक ही पक्ष बताया है। रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान कार्यों में भी होता है और इस प्रकार के रिएक्टर को रिसर्च रिएक्टर या फिर अनुसंधान रिएक्टर भी कहते हैं। ये गुरुजी तो हमेशा आधी अधूरी जानकारी देते हैं। अब आप ही रिसर्च रिएक्टर के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। अरे चाची शांत हो जाओ, मैं रिसर्च रिएक्टर के बारे में बताता हूँ ना। अरे चाची को तो यूं ही नाराज होने की आदत है। अब जल्दी से एक रिसर्च रिएक्टर के बारे में बताएं। रिसर्च रिएक्टर का उपयोग मुख्य रूप से न्यूट्रॉन स्रोत के रूप में होता है। इन न्यूट्रॉनों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन हेतु विभिन्न प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों की संरचना का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही यह भी जानकारी ली जाती है कि रेडिएशन वातावरण में पदार्थ को रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पावर रिएक्टर की दक्षता को बढ़ाने के लिए आजकल नए नए ईंधनों का विकास भी हो रहा है। इन नव विकसित ईंधनों को रिसर्च रिएक्टर में डालकर इस पर होने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। पूरी तरह सुनिश्चित होने के उपरांत ही इन नव विकसित ईंधनों को पावर रिएक्टर में उपयोग हेतु अनुमति दी जाती है। वाह, ये तो रिएक्टर का बहुउपयोगी मालूम होता है। इतना ही नहीं, रिसर्च रिएक्टर का उपयोग अनेक महत्वपूर्ण आइसोटोपों के उत्पादन के लिए भी होता है। प्रोफेसर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन एक उदाहरण तो दीजिए ताकि अच्छी तरह समझ सकूं। बिल्कुल, उदाहरण के लिए कोबाल्ट 60 जैसे बहुउपयोगी आइसोटोप का निर्माण। इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों की आयु बढ़ाने के लिए भी किया जाता है ताकि अधिक समय तक इनका उपयोग हो सके। वाह, ये रिएक्टर तो बड़ी कमाल की चीज है। बिल्कुल। अच्छा तो भाई मनोज, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अरे मनोज, अब तो बताओ ये जादू है कौन? चाची जी, ये कोई एलियन वेलियन नहीं है, ये तो आपका भतीजा जादू है। अरे जादू बेटा, तुम तो मुंबई के एटॉमिक एनर्जी में काम करते हो, तो फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? चाची जी, क्या आपका जादू ये सब बातें आपसे कहता तो उस पर आप विश्वास करती और ऊपर कहती तुम तो अपने काम के बारे में अच्छा ही बोलोगे, क्यों है ना? इसलिए ये नाटक करना पड़ा। इसीलिए तो कहता हूँ कि